ये दर्द अवॉइड करने के कारण कहीं ना कहीं केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो गांव की एक्टिविटी है, जिससे बैठ करके जितने भी एक्टिविटीज, खाना बनाना, ये सब चीजें जो हैं, जो एक उम्र तक तो ठीक है, इसके बाद में भी अगर नी रिप्लेसमेंट कह लें हम, या कोई ट्रीटमेंट को लेके कोई एक ऐसा पेशेंट जो आज भी आपको याद हो कि हाँ ये ट्रीटमेंट कराने आए थे। जैसे मेरा एक पेशेंट थी, इस एज में जोड़ का टेढ़ा होना, तो वो सब निगलेक्ट करते रहे, ऑपरेशन से डरते रहे। 5-6 साल के ट्रीटमेंट के बाद में जब उन्हें लगा कि हाँ चलना फिरना बिल्कुल दुश्वार हो गया है, तो अब जब हमने दोनों ज्वाइंट के रिप्लेसमेंट किए, उसके बाद में अभी वो जिस तरीके से तेजी से तड़के आती है। और नी रिप्लेसमेंट कितने प्रतिशत सक्सेसफुल है? सबसे पहले तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुल रेट में करीब 95 टू मिडिल क्लास फैमिली के उस उद्देश्य से पूछूं, मैं आपको बताऊं, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में कोई बड़ा खर्चा नहीं होता है। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद की बात करते हैं। एक पेशेंट मान लीजिए आपके पास आया, तो उसके दिमाग में बहुत सारे भ्रम होते हैं कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, चल पाएगा कि नहीं वापस। क्या आप भी जॉइंट पेन को इग्नोर करते हैं? आपके भी कई बार दर्द होता होगा, या जॉइंट रिप्लेसमेंट को इग्नोर करते हैं। ये एक बहुत अहम दर्द होता है जिसको हम इग्नोर तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी लेटर ऑन हमारी आगे लाइफ में ये परेशान करता है। तो आज हम ऐसे ही बहुत ज़रूरी विषय में बात करने वाले हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट। और जॉइंट रिप्लेसमेंट कितना सक्सेसफुल होता है, बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं झांसी के रिनाउंड डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि आप हमारे पॉडकास्ट देखते तो हैं, पर आप शेयर नहीं करते, ना कि आप सब्सक्राइब करते हैं। एंड अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा एक प्रॉमिस है कि बहुत अच्छे एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगी, हर बार नए से नए और भी ज़्यादा मेहनत करके। तो चलते हैं, आपको मिलवाते हैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी से और बहुत सारी इस विषय में बात करते हैं। और अगर आपके घुटनों में, या अगर आप जॉइंट रिप्लेसमेंट का सोच रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। स्टे ट्यून्ड ऑन दी पॉडकास्ट एंड वॉच फुल पॉडकास्ट। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको मिलवाने जाऊंगी डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी से, और बिना समय व्यर्थ किए मैं जल्दी से मिलवाती हूँ। बहुत सारी बातें करेंगे और आपके लिए पॉडकास्ट खास है ना, पता है ना आपको। तो चलिए मिलवाते हैं सर से और बातें करते हैं बहुत सारी। नमस्ते सर, वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। थैंक यू रविका। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं बुंदेलखंड से रिलेटेड। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो भी इस विषय पे हम बात करें वो हमारे बुंदेलखंड के लोगों तक ज़रूर पहुँचे और उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे अभी भी क्षेत्र हैं जो विकसित नहीं हैं, जो डॉक्टर तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर से गांव क्षेत्र में ये चीज़ें, ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो आपके और मेरे माध्यम से मैं अपने टॉपिक को शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो घुटनों का दर्द होता है वो हर एज के हिसाब से अलग अलग होता है, या हम कहें कि एक कॉमन दर्द ही होता है जो चाहे बच्चों में हो, या हमारे युवा में हो, या हमारे बुजुर्गों में हो, वो सेम होता है? निश्चित रूप से ना, घुटने के जितने दर्द होते हैं ये अलग अलग एज के हिसाब से वेरी करते हैं। अगर कोई यंग पर्सन है तो यूजुअली घुटनों के दर्द या तो उनको घुटनों की किसी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की वजह से होगा, या फिर स्पोर्ट्स की इंजरीज की वजह से होगा, या फिर ज़्यादा एक्सेसिव आपके जिम की एक्टिविटी या कुछ ऐसे स्ट्रेन की वजह से होता है। मिडिल एज में जो भी लोग होते हैं, जिसमें कि 40s और 55 के बीच में एज ग्रुप के लोग, उस एज में जो है घुटनों का दर्द उनकी रूटीन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, जिसमें कि वो कुछ लोग, जो महिलाएं जो है नीचे बैठ करके काम करती हैं, या सीढ़ी चढ़ना उतरना उनका ज़्यादा रहता है, या बहुत नीचे बैठ करके पालती मार करके कुछ ऐसा जॉब करती हैं, या उकड़ू बन करके जॉब, उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेन करने की वजह से होता है। और इसके बाद 60 ईयर्स के बाद में उसमें चूँकि एज के चेंजेस आते हैं और उम्र के हिसाब से जो परिवर्तन आते हैं घुटनों के, वो आर्थराइटिस डेवलप होती है। तो हर एज के हिसाब से घुटनों का दर्द अलग अलग लोगों में वेरी करता है, उसका कारण अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस पेन को इग्नोर करते हैं, बाम लगा ली या कुछ थोड़ा बहुत क्रेप बैंडेज बांध ली, और इससे उनको शायद टेम्परेरी आराम मिलता होगा। तो कहीं ना कहीं ये सही है, या एक डॉक्टर की गाइडेंस उनके लिए बहुत आवश्यक है? देखो, इस पे भी मैं बोलूँगा एज के हिसाब से, या जिस वजह से घुटने का दर्द हुआ उसका पहले कारण पता करना बहुत ज़रूरी है। अगर चोट लगने की वजह से है तो निश्चित रूप से चोट
कि गंभीरता के हिसाब से ट्रीटमेंट का स्टार्टिंग करना चाहिए। अगर चोट बहुत लगता है कि तुरंत के तुरंत स्वेलिंग आती है, चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, जॉइंट के अंदर पूरा सूज जाता है या फिर कुल घुटने के अंदर बिल्कुल एक तरह से मूवमेंट आपके बहुत कम हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से इमीडिएटली, वेरी इमीडिएटली आपको घुटने के हड्डी के डॉक्टर के पास मिलना चाहिए और एक्सरे कराना, उसके हिसाब से उसकी जांचें कराना, जो आपको एडवाइस करे वो करना चाहिए। लेकिन अगर घुटनों का दर्द किसी उम्र की वजह से हो रहा है या बीमारी की वजह से हो रहा है, तो किसी भी देखा जाए तो किसी भी दर्द को हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, उसके कारण को पता करना है। यंग पर्सन्स हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा रिमोटॉइड आर्थराइटिस होती है, जिसकी बीमारी होती है, गठियावात की बीमारी होती है, उसमें अगर प्रॉपरली समय पे हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो निश्चित रूप से इनके टेढ़ेपन से बचा सकता है और जल्दी से बीमारी का अगर पता हो जाए तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट भी तरीके से चलता है और हम आगे पता भी कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड एज के पेशेंट्स में, जहां घुटनों में 60 ईयर्स के बाद में उम्र के परिवर्तन आते हैं, तो उसके हिसाब से भी घुटनों को इग्नोर, बिल्कुल दर्द को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उसको गंभीरता से लेना है और डॉक्टर से मिल करके उसके प्रॉपर एक्सरे चेकअप के बाद ही अपने जो भी पाबंदियाँ बताएं उस हिसाब से करना में ही समझदारी है। अच्छा सर, आज हम बुंदेलखंड में बैठे हैं, तो मेरा एक बहुत अहम सवाल है कि आप तो पेशेंट्स रेगुलरली देखते रहते होंगे, तो क्या आपने देखा है कि ये दर्द अवॉइड करने के कारण कहीं ना कहीं केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? हाँ, निश्चित रूप से ना, जो गांव की एक्टिविटी है जिसमें कि ज़मीन पे बैठ कर के खेती काम का काम करना है, या फिर महिलाएं हैं जो फ्लोर पे सफाई बैठ कर के करती हैं, या फिर नीचे बैठ कर के जितने भी एक्टिविटीज़, खाना बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं, जो एक उम्र तक तो ठीक है, इसके बाद में भी अगर ये उस उम्र में भी अगर घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से ये एक उसको सीरियसली लेना चाहिए और प्रॉपर समय पे उसका ट्रीटमेंट, अदरवाइज फिर गंभीरता बढ़ जाती है। और कई बार तो है ज़्यादा बहुत देर तक इस तरह से काम करने की वजह से जो घुटने को हम बहुत बचाया जा सकता है वो जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है सर, मैं आपसे एक कोई भी एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि जो आज तक आपको मेमोरेबल रहा हो, नी रिप्लेसमेंट कह लें हम, या कोई ट्रीटमेंट को लेके कोई एक ऐसा पेशेंट जो आज भी आपको याद हो कि हाँ ये ट्रीटमेंट कराने आए थे, या उनसे रिलेटेड कुछ जो हम अपनी ऑडियंस को गाइड कर सके जिसके माध्यम से। कई पेशेंट्स आते हैं जो बहुत अपने आप को नेगलेक्ट करते हैं और नेगलेक्ट करने के बाद में जब उनको प्रॉपर तरीके से अगर वो ट्रीटमेंट का फॉलो करते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो वो शुरुआत के समय तो इस चीज़ को, गंभीरता को नहीं समझते हैं कि हाँ कि हमें इतना सीरियसली ट्रीटमेंट को लेना चाहिए था, तो वो बहुत इग्नोर करते हैं। जैसे मेरा एक पेशेंट थी, करीब 45 ईयर्स की फीमेल थी, उसकी जोड़ों की बीमारी थी, जोड़ टेढ़े हो गए और इस एज में जोड़ का टेढ़ा होना, तो वो सब निगलेक्ट करते रहे, ऑपरेशन से डरते रहे और दोनों उसके घुटने के रिप्लेसमेंट के लिए हम उनको बोलते रहे, लेकिन वो नहीं माने। और जब 5-6 साल के ट्रीटमेंट के बाद में जब उन्हें लगा कि हाँ चलना फिरना बिल्कुल दुश्वार हो गया है और घुटनों का जब हमने दोनों जॉइंट के रिप्लेसमेंट किए, उसके बाद में अभी वो जिस तरीके से तेजी से तड़के आती है और तेजी से बिल्कुल भागती हुई, मतलब ये काफ़ी रश से आती है, तो आकर के सबसे पहला वो ये कहती है कि सर मैंने आपके 5-6 साल आपकी बात नहीं मानी और हमने अपनी ज़िंदगी के वो 5-6 साल जब मैं बहुत यंग तरीके से अच्छी तरह से काम कर सकती थी, मैंने इग्नोर किए। आज मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि हाँ कि आपके बहुत दिन बाद हमने बात मानी, लेकिन अभी भी मेरे पास घुटनों में उतनी ताकत आ गई है जो 30 साल की महिलाओं में होती है। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो उस वर्ड पे जाने के पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, हर घुटनों का दर्द जो है एक अलग अलग कारणों की वजह से होता है और उसकी एंड स्टेज पे जाने से पहले बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम घुटनों को बचाया जा सकता है। अगर सही समय पर हमें एक बीमारी का पता पड़ जाए, कारण का पता पड़ जाए, तो निश्चित रूप से उसके हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो हम घुटनों को रिप्लेसमेंट से काफ़ी कुछ बचा भी सकते हैं, और या फिर घुटनों की रिप्लेसमेंट की जो उम्र है वो भी टाली जा सकती है, कई सालों तक टाली जा सकती है। जैसे कुछ मेडिसिन के अलावा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ और भी मेडिसिन होती हैं जिसकी बेसिस पे हम इसको ट्रीटमेंट को के प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। आजकल सर एक एज अ व्यूअर मैंने एक नाम सुना है, रीजनरेटेड मेडिसिन। इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो क्या वो इक्वल्स टू रिलीफ होता है उतना, या मतलब
डिफरेंट वैरी करता है ये पेशेंट टू पेशेंट? नहीं, हाँ, निश्चित रूप से घुटनों के दर्द का कारण पता हो अगर हो जाए तो उसके हिसाब से ही अंदर इंजेक्शंस या ट्राई करना चाहिए। और इंजेक्शंस भी घुटनों में लगने वाले कई तरह के होते हैं। कुछ में स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ पीआरपी एक प्लाज्मा रिच प्रोटीन होता है उसको लगाते हैं, कुछ विस्को सप्लीमेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कार्टिलेज का रीजनरेशन का काम करते हैं। तो ये एक अलग से ब्रांच है रीजनरेटिव मेडिसिन। इस मेडिसिन की इस ब्रांच में हम लोग कुछ केमिकल्स जो है जॉइंट के अंदर डालते हैं। सडनली स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाने के लिए टोटली अवॉइड करना चाहिए। हमें इंस्टेंट रिलीफ जरूर मिलता है, लेकिन उसके बाद में वो स्टेरॉयड अंदर जाकर के घुटनों में और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बेटर ये है कि अब स्टेरॉयड की जगह पे कुछ रीजनरेटिव सब्सटेंसेस आ गए हैं, कोलेजन्स के एक अलग से कुछ केमिकल्स आ गए हैं जिनको कि हमें घुटनों के अंदर डाल करके, पीआरपी एक प्लाज्मा रिच प्रोटीन है जिसको कि ब्लड के द्वारा निकाल करके हम उसको अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं उस केमिकल्स के संग में, बिना केमिकल्स के संग में। इनका काफ़ी अच्छा रोल है, स्पेशली ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि बहुत अर्ली तरीके से पेन हुआ है और जो जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी बुरा स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, उनको हम इस ट्रीटमेंट के द्वारा काफ़ी कुछ पेन से रिलीफ दे सकते हैं। सर ये ऑथेंटिक कितना होता है और कैसे पता चलता है पेशेंट को ये ऑथेंटिक है जो हम इंजेक्शंस दे रहे हैं? नहीं, या ये जितने भी रीजनरेटिव मेडिसिन वाले इंजेक्शंस हैं ये वेल प्रूवन है, सारी स्टडीज हैं, सालों की स्टडीज हैं और इनके पूरे रिजल्ट्स बिल्कुल एक तरह से ना जर्नल्स में भी हैं और वेल प्रूवन है। और ये स्टडी के बाद में ही एक तरह से मार्केट में है कि हाँ ये इंजेक्शंस को हम यूज किए जा सकते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। ओके सर, अब मैं एज अ व्यूअर पूछती हूँ कि हमको घर में कैसे पता चले कि हमारे जॉइंट्स में अगर पेन है या नी में पेन है, तो जनरली हमें अब इस लेवल पे डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, क्योंकि एक अंदेशा आ जाता है कि हाँ अब दर्द ज्यादा है, या वो एक सिम्टम होता है हमें पता चलता है कि हाँ नाउ ये अनबेरेबल है और हमें डॉक्टर को विजिट करना है। निश्चित रूप से जब आपके घुटनों में दर्द होता है, आप पहले घर के अंदर जो रखे हुए आपके कुछ पेन किलर टैबलेट्स हैं आप वो लेने का प्रयास करते हो। उसके बाद में भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप एक दो मेडिसिन अगर चेंज करने के बाद में भी आपको आराम नहीं मिलता है, या घुटनों के अंदर सूजन लगातार बढ़ती जा रही है, या आपको ऐसा लगता है कि अब इन मेडिसिन के बाद में भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, शिकायत कर, तो ये इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत हाल कर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि दर्द की दवाई खाने के बाद में भी आपको दर्द नहीं आराम नहीं मिल रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट पे। नी रिप्लेसमेंट कितने प्रतिशत सक्सेसफुल है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पूरे वर्ल्ड वाइड के डाटाज हैं, उस डाटाज में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी अगर है पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर, वो है कैटरेक्ट सर्जरी, वो है 99.9%। और उसके बाद में सेकंड नंबर पर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुल रेट में करीब 95 to 98% सक्सेसफुल सर्जरी है। अगर प्रॉपर इंडिकेशन से किया जाए, प्रॉपर सेंटर्स पे करते हैं और प्रॉपर आदमी में किया जाए। तो बुंदेलखंड में सक्सेस रेट क्या है? निश्चित रूप से ये सक्सेस रेट है, आपके अच्छे सेंटर्स पे अच्छी जगह काम कराइए तो 100 जितने 99% सक्सेस रेट, ये तो ओवरऑल है ही, चाहे बुंदेलखंड का प्राणी हो चाहे कहीं का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, सभी जगह सक्सेसफुल है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के उस उद्देश्य से पूछूं तो क्या ये एक मतलब हमारे एक नॉर्मल खर्चों में बेयर हो जाती है? देखो मैं आपको बताऊं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में कोई बड़ा खर्चा नहीं होता है। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घुटने के जो इम्प्लांट हैं उन पे एक तरीके से कैपिंग कर रखी है कि वो इम्प्लांट की कॉस्ट जो है बिल्कुल फिक्स कर दी गई है। अलग अलग कंपनीज के हिसाब से, जैसे पहले हुआ करता था लाखों रुपए खर्च हुआ करते थे, वैसा जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी में इतना पैसा नहीं खर्च होता है। इन स्पाइट ऑफ अगर आप देखो, आप लगातार घुटने की मेडिसिन खा रहे हैं, लगातार आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लगवाने पड़ रहे हैं, या फिर आप इसको चीज़ को टाल रहे हैं, तो उस सबसे ज़्यादा अगर आप एक बार जॉइंट रिप्लेसमेंट का जैसे घुटना है वो आप कर लेंगे तो आप ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे। आपका ओवरऑल इतना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा जितने कि आप धीमे धीमे करके ज़्यादा खर्च करेंगे, एक बार में पैसा ज़्यादा खर्च जाएगा एक बार में आप। और आयुष्मान भारत योजना और बहुत सारे जो टीपीएज हैं उनके थ्रू भी आप ऑपरेशन करा सकते हैं। वो आयुष्मान भारत योजना में तो टोटली फ्री है,
तो आप अगर मिडिल एज के मिडिल लोग हैं और कुल मिलाकर के हाउस होल्ड लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, तो वो उसमें भी एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक तरह से कराई जा सकती है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर या लगभग नो कॉस्ट पे, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है। ओके, अब जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं मिथ्स जानूंगी जो जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेके होते हैं, कि एक पेशेंट मान लीजिए आपके पास आया तो उसके दिमाग में बहुत सारे भ्रम होते हैं कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, चल पाएगा कि नहीं वापस, या आप ज्यादा जानते हैं। तो मैं पहले मिथ के बारे में बात करूंगी, तब इनके फैक्ट्स के बारे में बात करूंगी। सबसे पहली चीज तो आपको एक बात समझना चाहिए कि जैसे एक टायर चल रहा है, आपने देखा गाड़ी का टायर चल रहा है, वो गाड़ी का टायर अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो एक साइड से ज्यादा घिस जाता है, दूसरी साइड से कम घिसता है। तो यही सरफेस, यही हमारे घुटनों की अंदर की स्थिति होती है। घुटनों के एक साइड से घुटने ज्यादा घिस जाते हैं, एक साइड से तो घुटनों में टेढ़ापन आ जाता है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में कोई जॉइंट को बदला नहीं जाता, हम केवल जॉइंट के आसपास की ऊपर की सरफेस को रिप्लेस करते हैं। तो जैसे टायर को ऊपर एक रबड़ चढ़ा दी जाती है, वैसे ही समझो कि हाँ कि हम एक जॉइंट के अंदर एक प्रॉपर तरीके से ना एक स्टील के या जो भी सब्सटेंसेस हैं जिनका जॉइंट बना हुआ रहता है उसके ऊपर रिप्लेस करके उसको चेंज कर देते हैं। तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं है, जॉइंट रीसरफेसिंग सर्जरी है। रीसरफेसिंग, हाँ, तो इस रीसरफेसिंग से ये हम लोग एक तरीके से ना प्रॉपर तरीके से ना जो जॉइंट जो पूरा घिस गया है जॉइंट है उसको और दोबारा से फिर से एक पुनर्जीवन दे सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की। जैसे जो हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाते हैं बेसिकली, उसके बाद किन फैक्ट्स का हमें ध्यान रखना है, या हम कहें हमें अपना कैसे ध्यान रखना है, एक जो पेशेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट करा के गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंट्रोल का, तो आपको अपना वेट कंट्रोल करके रखना है, आपको अपने एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करके रखना है। जैसे अगर कोई ओवरवेट है तो दोनों घुटनों पे या दोनों कूलों पे आपका जोर ज़्यादा पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें निश्चित रूप से अपने वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जितना कम घुटनों पे लोड आएगा, जितना कम जोड़ों पे जो जिसका कृत्रिम जोड़ पर लोड आएगा, उतना ही वो ज़्यादा लॉन्ग चलेंगे। तो आपको अपनी अगर कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है या कोई ब्लड प्रेशर है या किसी तरह की किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप उनको अपने कंट्रोल करके रखिए, उनको लगातार चेक करके रखिए, अपने वेट को कंट्रोल करके रखेंगे। और निश्चित रूप से आपको अपनी जॉइंट की एक्टिविटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि हाँ कि जॉइंट को अंदर अगर पेन है और आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, उसके बाद में आप सोचा कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो आपको एक्टिविटी में जैसे फ्लोर सिटिंग नहीं करनी है, या डॉक्टर साहब की जो बोलें उतना ही एक्टिविटी करिए, उससे एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करिए। बीपी, शुगर क्या इसमें मायने रखते हैं? मे बी ऑपरेशन होने के बाद? नहीं, बीपी शुगर डायरेक्टली तो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन अगर शुगर की बीमारी है और उसकी वजह से ना आपकी और कुछ भी प्रॉब्लम बढ़ती है, तो एक ओवरऑल शरीर पर तो फर्क पड़ता ही है, आपकी एक्टिविटी में फर्क पड़ता है। तो आप कंट्रोल करके रखेंगे तो आपकी एक्टिविटी बिल्कुल ठीक ठाक बनी रहेगी, आप फ्रेश महसूस करेंगे, अपने बीमारी की महसूस करेंगे, तो आप ठीक ज़्यादा लंबे समय चलेंगे। तो बेसिकली हमें अपनी पूरी बॉडी मेंटेन रखनी है, बीमारियों से कम, ओवरवेट नहीं। तो ये चीज़ हमें प्रिकॉशनरी लेके चलनी है, मे बी ऑपरेशन के पहले या बाद में, दोनों के लिए, राइट? हाँ, लेकिन एक्सरसाइजेज जरूरी हैं। घुटनों की जो आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं एक्सरसाइजेज, उनका विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि ना मसल्स को प्रॉपर तरीके से एक्शन जरूरी है, उनके प्रॉपर एक्सरसाइज जरूरी है, जॉइंट का मूवमेंट पूरे तरह से जरूरी है। आर्टिफिशियल जॉइंट्स हैं तो उसका एक तरह से मोबिलिटी जब भी बनी रह सकती है जब उसकी आप प्रॉपर तरीके से उसको नरिशमेंट मिलता रहे, उसकी एक्सरसाइज होती है। ओके, अब सर फिजियोथेरेपी क्या इसमें हेल्प करती है नी रिप्लेसमेंट के बाद हमको कुछ मोशन में लाने में, या इसका कोई रोल होता है या नहीं? सिंपल भाषा। ऑपरेशन के तुरंत बाद में बिना फिजियोथेरेपी के तो आप जॉइंट की सक्सेसफुल बिल्कुल 0 पहुंच जाती है। तो ऑपरेशन के तुरंत के बाद में जॉइंट की प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज, मतलब ये प्रिकॉशन है, हमें लेना ही है। हाँ, बिल्कुल लेना है। एटलीस्ट जो है जब तक कि आपके पूरे जॉइंट के मूवमेंट नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, जब तक कि आपके प्रॉपर पावर नहीं आती है या आप नॉर्मल तरीके से चलने लगते, तब तक तो आपको घुटने की और या फिर कूल्हे के जोड़ की सारी एक्सरसाइजेज करनी है। और फिजियोथेरेपी इसी को बोलते हैं, जिससे कि मसल्स को बिल्डअप करते हैं, जॉइंट के मूवमेंट को प्रॉपर तरीके से लेके आते हैं, और आपको एक तरह से आपका गेट जिस तरीके से आपको चलना है उसको गाइड करते हैं। जी, बुंदेलखंड के लोगों को आप अपने एंड से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे नी रिप्लेसमेंट या
जो घुटनों के दर्द हैं इनको लेके कि अपने लिए एक लापरवाही ना करें बस? एकमात्र कि कभी भी शरीर में कहीं पे भी किसी भी जोड़ में कोई भी किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप 2-4 दिन तो ठीक है आपने मेडिसिन लेकर देख लीजिए, लेकिन उसके बाद में भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आप पहले सलाह मेरी ये है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए और प्रॉपर तरीके से जो भी अगर बीमारी अगर डेवलप हो रही है तो उसको जैसा बताएं डॉक्टर वैसा पालन करें। नंबर दूसरी एकमात्र सलाह यह है कि ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय तक नीचे बैठ कर के काम करते हैं उनको अपने घुटने को बीच बीच में रेस्ट भी देना जरूरी है। और नीचे बैठ कर के बहुत लंबे समय तक जैसे गायों की सेवा करना है या खेती करना और या फिर ज़मीन में बैठ कर के कुछ भी ऐसे काम करना है या जॉब ऐसा करना, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से ना घुटनों की एक तरह से उनका केयर करना जरूरी है, उनकी एक्सरसाइज भी जरूरी है। उनको किसी भी जॉइंट को बहुत ज़्यादा खींच करके रखने से मतलब ये हो गया कि उसको एक तरह से ना उसका सरफेस को और रफ हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम करते हैं। तो मतलब ये चीजें हमें अवॉइड करनी है उम्र बढ़ते बढ़ते। हाँ, खाने पीने का ख्याल भी बहुत जरूरी है। ऐसी चीजें नहीं खाना है जिसमें कि जॉइंट ज्यादा दर्द पैदा होता है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं वातांश पैदा करती हैं, खट्टी चीजें ज्यादा, ऐसी चीजें जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ता है, ऐसी चीजें जिनसे कि हमारा वेट बढ़ता है, ऐसी चीजें जिनमें कि हमें ऐसा लगता है कि इनको खाने के बाद में किसी ने महसूस किया कि मेरे को दूसरे दिन दर्द ज्यादा हो जाता है, वो चीजें आप अवॉइड कीजिए। तो वो निश्चित रूप से जोड़ की सूजन पैदा करती हैं और आगे जाकर के जोड़ों की बीमारी को भी जन्म दे सकती है। देखा आपने कितनी सारी बातें आपके काम की करी हैं भाई। हमने ये सारी बातें आपको फॉलो करनी है। अगर आपने तुरंत ही नी रिप्लेस कराया है या आप इस एज में पहुंच चुके हैं जहां पे आपको दर्द होता है तो प्लीज डॉक्टर को विजिट करिए एंड अपना ध्यान जरूर रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।